हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। दीपक वोरा साहब पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मेजर रिटायर्ड संजय मिस्टन सर हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले दीपक वोरा सर के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और उनसे समझते हैं। सर, ये जो ईरान की तरफ से बयान दिया गया है कि ये जो जंग है वो शुरू मिस्टर ट्रंप ने की है लेकिन इसको खत्म ईरान करेगा, ये महज एक तरीके की गीदड़ भभकी के तौर पर देखा जाए या फिर इसमें किसी तरीके का कोई दम आपको नजर आता है? दीपक वोरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। अब आप वॉर रूम का जो है टाइटल उसको बदल के पीस रूम कर दीजिएगा, फिर थोड़ी सी शांति की बात कर पाएंगे। और मैं देख रहा हूँ जनरल मैस्टर कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, वॉर रूम रखिए, वो तो वॉरियर है और मैं पीस मेकर हूँ। वैसे डोनाल्ड ट्रंप से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो भी पीस मेकर, डील मेकर है वो, सॉरी। तो मैम, इसमें जो आप कह रही हैं, ये अभी जो ईरान उसका जो लोग कह रहे हैं कि वी विल फिनिश द वॉर एटसेट्रा, ये हमारे भी बॉलीवुड फिल्मों के इश्तिहार होते थे, जंग उन लोगों ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे, ये सब बॉलीवुड में बड़ा अच्छा लगता है। इन रियलिटी उसमें दम नहीं है कुछ करने के लिए। ही इज ब्रोकन कंप्लीटली। जो उसके बाद थोड़े बहुत बचे हैं मिसाइल्स वगैरह, वो उनको फेंकता रहेगा इधर उधर, बट ये जंग ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि फाइनल असेसमेंट मेरा यही है मैम कि ये अब घुटने टेकने वाला तो नहीं है। ईरान धमकियां देता रहेगा, लेकिन रेजीम चेंज यानी ये मुल्ला सरकार अगर चली गई तो मेरा ख्याल है बहुत हद तक जो इजराइल की को डर है, जो अमेरिका को डर है, जो सारी दुनिया को डर है, वो बहुत काफी हद तक वो उसको एड्रेस कर दिया जाएगा। अब ये रूस जा रहे हैं और वहां पे मिलेंगे एटसेट्रा, और रूस ने जो धमकी दी है कि ऑयल वेल्स अपने बंद कर देगा ईरान, तो फिर देखिए क्या होता है। मुझे मालूम है रूस ये क्यों कर रहा है, क्योंकि तक फिर डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा अच्छा रूस के ऑयल पे जो हमने प्रतिबंध लगाया वो हटा देते हैं, चल भाई रूस तू और तेल बेच, अपना खूब तेल निकाल और बेच, सऊदी भी वो करेगा। ईरान और मुसीबत में फंस जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ। सो मेरा मानना है कि जो इस समय ईरान के दोस्त उसको एडवाइस दे रहे हैं, अगर ऐसे दोस्त हों तो उनसे दुश्मन अच्छे हैं, ये जंग जल्दी खत्म हो जाएगा। आपने जो बात कही सर, मुझे लगता है जरा जनरल मिस्टन के पास चलते हैं। जनरल मिस्टन, दीपक वोरा साहब कह रहे हैं कि साहब अमेरिका कहेगा वो तेल को लेकर जो रूस धमकी दे रहा है कि भाई रूस तुम पर जो प्रतिबंध हमने लगाए हैं वो हम हटा रहे हैं, अब तुम दुनिया को तेल बेचो। तो मतलब वो यूक्रेन जो है वो तो फिर सबसे बड़ा लूजर यहाँ पर बनकर उभर रहा है। हाँ ठीक है, वो उसको खूब डांट भी लगाई, फटकार भी लगाई, कूटनीति में ऐसा कभी हमने वो देखा नहीं होते हुए कि कोई राष्ट्र अध्यक्ष हो उसको व्हाइट हाउस में इस तरीके की डांट लग रही हो। तो इसमें मतलब सबसे बड़े लूजर के तौर पर यूक्रेन उठेगा। और सर फिर मतलब रूस में ये जो मुलाकात हो रही है ईरान के विदेश मंत्री की, इसके क्या मायने रह जाएंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला है कि यूक्रेन इसमें सबसे बड़ा लूजर हो जाएगा। और फिर यही रीति रिवाज चलता है विश्व में कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, इट इज योर परमानेंट इंटरेस्ट। तो साफ जाहिर है जब नेशनल इंटरेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स का जो चाहेगा वो होगा। अगर उनको तेल चाहिए तो फिर वो रूस से भी ले सकते हैं, और ये हकीकत है, ये सच है। और जैसे एम्बेसडर वोरा ने भी बोला, मैं एग्री करता हूं कि उनको शायद गलत एडवाइस दी जाएगी, क्योंकि आज की तारीख में ईरान के लिए सबसे जरूरी चीज़ उसका ऑयल है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा सैंक्शंस ईरान के ऊपर भी हैं और रूस के ऊपर भी हैं। तो अगर रूस के ऊपर ये सैंक्शंस हट जाते हैं तो ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस में कोई वो स्टेबलाइज हो जाएंगी। और दूसरा, ये जो रूस का जो तेल है वो दुनिया में हर जगह फिर जाएगा। और वैसे तो इंडिया और चाइना में आ ही रहा है, लेकिन फिर यूरोप में और हर जगह उसकी खरीदारी बढ़ जाएगी और हो सकता है प्राइसेस काफी स्टेबलाइज हो जाएंगी। नुकसान किसको होगा? ईरान का। तो अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद करता है उसी का नुकसान होगा। और अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद भी करता है तो ये जितने गल्फ जीसीसी कंट्रीज हैं, ये सब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, चाहे कुवैत है, चाहे बहरीन है, चाहे यूएई है, जितने भी देश हैं, ओमान वगैरह, सऊदी अरेबिया, तो ये सब ईरान के खिलाफ हो जाएंगे। तो आज ईरान बहुत एक ऐसी स्थिति में है, वो स्टेटमेंट्स तो उसको बोलने हैं, सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स उसने देने हैं और वो अपनी पब्लिक के लिए बोलना है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या करेगा वो निर्भर होता है कि क्या करना चाहेगा, उसका एंड स्टेट क्या है। क्योंकि देखिए, लड़ाई तो देखा जाए तो 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी, अभी नहीं हुई है लड़ाई शुरू, 7 अक्टूबर को शुरू हुई है। किसने शुरू करवाई वो भी सबको पता है। तो वो लड़ाई का अंत तो अभी लंबा ही चलेगा, जो 7 अक्टूबर वाली है वो लड़ाई है जिसपे अभी फोकस चल रहा है। लेकिन एक और अब चीज हो गई है इस लड़ाई में, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल एकजुट होकर मिल गए। पहले क्या था कि यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट कर रहा था, मॉरल सपोर्ट और वेपनरी सपोर्ट, मिलिट्री हार्डवेयर सपोर्ट सब हो रहा था, इकोनॉमिक सपोर्ट है, लेकिन अब तो मिलिट्रीली वो इन्वॉल्व हो गया है। तो ऐसे में क्या ईरान दो
पावरफुल देश के साथ टक्कर लेना चाहेगा और कितनी उसकी स्टेइंग पावर है, वो भी एक सवाल उठता है। आज उसकी एयर सुप्रीमेसी जीरो है, एयर डिफेंसेस जीरो है, पूरी एयर डोमिनेशन इजराइल की है, उसके जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उसको काफी ध्वस्त कर दिया है। तो कहने का मतलब, और आपने एक स्टेटमेंट दिया था शुरू में कि आज विश्व में 2 बड़ी मीटिंग हो रही है, एक मीटिंग की तो हमने चर्चा कर दी है, लेकिन जो वॉशिंगटन में मीटिंग होगी उसमें साफ ये होगा कि ऑप्शंस क्या क्या हैं ईरान के पास, और वो ऑप्शन से वो क्या क्या कर सकता है, और अगर वो क्या क्या कर सकता है तो प्रिकॉशनरी मेजर्स यूनाइटेड स्टेट्स को कहाँ लेने हैं, किस प्रकार लेने हैं, और अगर होता है कुछ तो क्या काउंटर मेजर होगा। तो इस पे मीटिंग होगी। ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह भी बड़ा हो जाता है सर कि ये जो ऑप्शंस हैं वो सिर्फ ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, या फिर ये जो इजराइल ईरान वाला युद्ध चल रहा है जिसमें एंटर अमेरिका कर चुका है, उसमें रूस और चीन ये भी शामिल हो सकते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं खतरा भी बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।